हेलो गाइस। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके पहले वाले क्लास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्लास कर रहे हैं, याद होगा आप लोगों को। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने दो चीज तो देख लिया। अब तीसरा बात आता है क्या? आपका ऑपरेशनल एक्टिविटीज। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, तो उसमें हमने उसका जो डेटा कलेक्ट करके उसको जो रूप एक दिया था क्या करने का, कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने के लिए अंडर फाइनेंस और अंडर इन्वेस्टमेंट हमने क्या किया था? कुछ डेटा कलेक्ट किया था। तो फाइनेंस के लिए हमने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया? वहां से, जो कि आपको फाइनेंस पार्ट में दिखाता है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल्स या शेयर कैपिटल्स केवल बोल लो, क्योंकि उसमें प्रेफरेंस भी इंक्लूड होता है। सेकंड हो गया आपका लोन्स, ठीक है, या लॉन्ग टर्म लोन, जो भी आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बनता है उसको लेकर के। वहीं पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमने क्या किया? फिक्स एसेट्स और उसमें होने वाले चेंजेस, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या उससे होने वाले चेंजेस, या उसके चलते होने वाले चेंजेस। यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या पे करना पड़ता है? क्या पे करना पड़ता है? तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। वहीं पे जिससे आप लोन्स लेते हैं उनको क्या पे करना पड़ता है? उनको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। सही है। सेकंड आते हैं फिर अब इस तरफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स एसेट्स का चेंजेस। फिक्स एसेट्स का चेंजेस जब होता है तो क्या होगा? या तो फिक्स एसेट सेल होगा या तो परचेज होगा। सेल होगा तो क्या करेंगे हम लोग? कैश इनफ्लो, तो वो दिखाएंगे। अगर परचेज होगा तो कैश आउटफ्लो। सेल होगा तो कैश इनफ्लो, परचेज होगा तो कैश आउटफ्लो। उसको क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। कहाँ? कैश फ्लो स्टेटमेंट के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेपरेटली बता करके कि भाई इतना परचेज हुआ, इतना सेल हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई चेंजेज आया है तो कौन सा इन्वेस्टमेंट में आएगा, जिसके चलते सबसे बड़ा चेंजेज क्या भाई? तो अगर किसी प्रकार का, अगर आपने कहीं कर रखा है, तो आप जब करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट बाई, तो उस केस में क्या होगा? कैश आउटफ्लो, उसको दिखाएंगे। सेकंड, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे आप? सेल, किसी ड्यूरिंग द पॉइंट पे, तो आप क्या दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट सेल, तो उससे क्या होगा? कैश इनफ्लो। उसके बाद इसकी वजह से, अब इन्वेस्टमेंट ऐसे ही मुफ्त का तो किया नहीं होगा। अब वो दो ही चीज हो सकता है, या तो किसी कंपनी के शेयर में किया हो, या किसी कंपनी के को लोन देने के लिए आपने खुद ही किसी और अदर पर्सन को आपने लोन दिया हो। तो अगर शेयर में किया हो तो आपको क्या रिसीव होगा? डिविडेंड्स। और यदि आपने किसी प्रकार का लोन्स दिया हो या लोन्स में इन्वेस्ट किया हो दूसरे कंपनी में, जैसे एज ए डिवेंचर या टर्म लोन, तो उस केस में क्या होगा? आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो वो दोनों कहाँ कंसीडर करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट को हम लोग दिखाए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट पार्ट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, उसको दिखाए हुए हैं। तो उससे जो भी प्रकार का रिकवरी होगा उसकी वजह से उसको भी वहीं दिखाएंगे, समझ गए? या उससे किसी प्रकार का आउटफ्लो भी अगर होता है तो वो दिखाएंगे, समझ गए? और वो कब होगा? जब आपको वो परचेज वापस करना होगा इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या करते हैं? आउटफ्लो करेंगे, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट इन द कोर्स ऑफ दैट कॉलम दिखाना होगा, समझ गए? कौन से कॉलम में? वही इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, सीधा जंप करते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज पे। तो चलो, हमने ये तो जान लिया कि थ्रू बैलेंस शीट के इस वाले पार्ट से हमें क्या करना है? फिक्स एसेट्स वाले पार्ट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इस वाले पार्ट से यानी कि फाइनेंसिंग पार्ट से हम लोग को निकालना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बात आता है ये पार्ट, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अब दो चीज केवल बच गया है। एक ये पार्ट जिसको क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल्स। कोई बताने का इसमें जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। इन पार्ट्स को कहा जाता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, को वर्किंग कैपिटल का नाम दिया गया होगा, आप लोग को याद होगा। सेकंड, ये पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट, समझ गए? पीएनएल अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, और वर्किंग कैपिटल की मदद से हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल और पीएनएल अकाउंट की मदद से हम लोग क्या करेंगे? क्या बनाने का कोशिश करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज, समझ गया? तो अब बात आता है कि ऑपरेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो, सिंपल सा मतलब है, ज्यादा कुछ परेशानी का बात नहीं है। पहला मतलब ये है, सिंपल सा एकदम। सोचते हैं कि हम एक कंपनी है, हम क्या बनकर कंपनी का, मेरा क्या काम है? एक बेकरी। बेकरी समझते हैं आप लोग? बेकरी जिसमें कि चीजों को बेक करके दिया जाता है, जैसे केक बनता है, जहां पर आप देखते होंगे पेस्ट्री बनता है, आप लोग सब जगह लोग खाने कहीं ना तो कहीं गए ही होंगे।
पेस्ट्री बनता है या फिर कुकीज बनाते हैं, वो इस तरह का किसी प्रकार का वो बिजनेस कर रहे हैं मेरी तरफ से, मतलब हम जो है बिजनेस कर रहे हैं उस तरीका से। तो उस केस में मान लो कि हम जो वो काम कर रहे हैं उसको मेन एक्टिविटी बोलेंगे मेरे कंपनी का, कि भाई ये मेरा जो है मेन एक्टिविटी है, समझ गया। कल जा करके मेरे मूड में आया कि चलो कुछ पैसा बचा हुआ है, मार्केट में मेकअप्स का बहुत अच्छा स्कोप है, मेकअप्स जो लड़कियां लगाती हैं उसको अगर सेल करते तो बहुत अच्छा स्कोप है। तो जब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो एक काम करते हैं, उसके लिए ना एक अलग से स्टॉल डाल देते हैं, और स्टॉल डाल करके वहां पर क्या रखेंगे, मेकअप्स का सारा सामान रख देंगे और बोलेंगे कि मेरे यहाँ मेकअप जो मिलता है आप ले करके जाओ। आपने 5-6 मंथ के लिए ये स्टॉल लगा दिया और लगा करके सेल करके बोला कि भाई इससे हमको कुछ अर्न हो गया, पहला चीज। दूसरा केस लेते हैं, मान लो ठंड का समय आ रहा है, हमको तो पता है ठंड के समय में लोग क्या करेगा, मेरे वाले पार्ट से कुछ कम ही खाएगा, क्योंकि भाई मेरा ज्यादातर आइटम क्या होता है, ठंडा पेस्ट, मतलब पेटीज और इस तरह का। अगर आप कुकीज ये सब बनाते हैं तो नहीं, लेकिन मेन अगर मान लो जैसे पेस्ट्री आइटम हो गया, केक हो गया, आपका आइसक्रीम हो गया, ये सब आइटम तो कहीं ना तो कहीं वो क्या करेगा, वो उसके बिजनेस को लैक करेगा ठंड आपका। तो ठंड में हमने क्या कहा, चलो एक आगे स्टॉल डालते हैं थोड़ा पैसा लगा करके, और वहां स्वेटर मफलर या जितने भी वुलेंस आइटम या गर्म कपड़े होते हैं उनको क्या किया जाए, बाहर लगा करके बेचते हैं, समझ गए। आपने लगाया, लगा करके बेचा, और फिर आपने उस पार्ट को हटा दिया। अब एक बात सोचने की बात है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो कहीं ना तो कहीं ये आपको क्या करेगा, पीएनएल अकाउंट के एक्टिविटीज को मिसप्लेस, यानी कि एक तरीका से वो उसकी बल्गरिटी, यानी कि उसको क्या कहेंगे एक तरह से, कि कहीं ना तो कहीं वो उसको गलत दिखाएगा एक तरह से। क्यों? क्योंकि आप अगर मेरे कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, कि हम एक बेकरी कंपनी है, हम एक बेकरी कंपनी है। अगर बेकरी कंपनी किसी प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रही हो जो कि क्या है, बेकरी आइटम नहीं है, ठीक है, बेकरी आइटम नहीं है, और वो उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करती है, सुन के तो अच्छा लगेगा, चलो काम ही तो कर रही, अच्छा कर रही है, लेकिन क्या वो मेरा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस होगा? नहीं ना होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो कल जाकर के किसी प्रकार का मेरे कंपनी में, एक पब्लिक कंपनी का जब बात आता है, तो पब्लिक कंपनी में लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ये बात क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई आपको क्या हो रहा है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस किस पर्पज से, आपको कहां कहां से आ रहा है। तो पीएनएल अकाउंट में कहीं ना तो कहीं ये हिडन होता है, कहीं ना तो कहीं आपको क्लैरिटी से दिखता नहीं है, और उससे आप जज नहीं कर सकते कि आपको एक्चुअली, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल किया आपने 2 करोड़ का, 2 करोड़ का आपने क्रेडिट सेल कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि कुछ अदर आइटम्स, यानी कि वही मफलर और ये सब बेच करके आपने कुछ 1 करोड़ का कैश सेल कर दिया, समझ गए, कैश सेल कर दिया। और 2 करोड़ का क्रेडिट सेल है, 2 करोड़ का क्रेडिट सेल है, और आपने कैश सेल अपने मेन बिजनेस से कितना किया है, मान लो केवल 50 लाख, यानी कि टोटल सेल्स आपने मेन बिजनेस से कितना किया, 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, क्लियर है, 2.5 करोड़ का। लेकिन आपने क्या किया, 1 करोड़ का आपने अलग से सेल किया हुआ है, किस चीज का, कैश में, अदर आइटम्स का, जो आपका मेन बिजनेस का नहीं है। तो कहीं ना तो कहीं जब आप उसको टोटल दिखाओगे, 2.5 करोड़ प्लस 1 करोड़, तो 3.5 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिखेगा, समझ रहे हो। और जब उसको कैश में जब ले करके आओगे, टोटल प्रॉफिट को मान लो कि हम दिखाते हैं इसका मेन बिजनेस, और उसको अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले करके आते हैं और बोलते हैं कि भैया देखो हमको टोटल कैश ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेशनल एक्टिविटी से, अगर दोनों को ऑपरेशनल माने, बोले कि नहीं वो तो ठीक ही है, वो उसका ऑपरेशनल बन सकता है, तो चलो मान लेते हैं कि ऑपरेशनल बन सकता है। तो कहीं ना तो कहीं वो क्या करेगा, मेरे ऑपरेशनल पार्ट को क्या करेगा, वो झुटलाएगा एक तरह से, बोलेगा कि भाई मेरा ऑपरेशनल से कितना बिजनेस हुआ है, पहले वाले से 50 लाख, और सेकंड वाले से 1 करोड़, टोटल 1.5 करोड़ का आपको दिखेगा कि क्या से इनफ्लो हुआ है। जबकि आपके मेन बिजनेस में कितना का आप क्रेडिट दे करके रखे हुए हैं, 2 करोड़ का, मतलब कि कहीं ना तो कहीं हमको, मेरे प्रति अगर आप इन्वेस्ट करने आओगे, मेरे प्रति जब आप इन्वेस्ट करने आओगे और आपको पता चलेगा कि मेरे मेन बिजनेस वाले पार्ट में मैंने तो 2 करोड़ का केवल क्रेडिट सेल करके रखा हुआ है, तो आपको कहीं ना तो कहीं लगेगा ना कि ये बंदा बहुत रिस्क उठाता है, और रिस्की पर्सन पे पैसा लगाना ज्यादा सही नहीं होगा। इसी के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें ऑपरेशनल वाला पार्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि पता चल सके कि ये ऑपरेशनली कितना कैश जनरेट कर रहा है अपने मेन सोर्स ऑफ बिजनेस से, और उसमें माइनस करेंगे उसका क्या, टोटल एक्सपेंसेस, तो एक मेन सोर्स ऑफ उसका इनकम, मतलब कि इनकम निकलेगा, जो क्या होगा, एक कैश के रूप में होगा, दिखेगा कि टोटल कैश कितना जनरेट हो रहा है इससे ऑपरेशनल पे, और इस पे कितना भरोसा किया जा सकता है, समझ रहे हो ना।
जैसे पीएनएल अकाउंट में तो तुमको दिखेगा, हो सकता है भाई कि 20 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है, केवल उसी से बिलीव कर लो। नहीं, वापस ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आओ, देखो कि ये 20 करोड़ में से कितना पार्ट जो है क्रेडिट का पार्ट है, यानी कि कैश में आया ही नहीं है इसको भी पैसा। समझ रहे हो ना? तो उसको कहाँ क्लियर किया जा सकता है? ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। तो ये तो समझ में आ गया, दो पार्ट यहाँ पर समझ में हम लोग को पूरी तरह से अभी आ रहा है कि ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, और सेकंड चीज ऑपरेशनल एक्टिविटीज कैश फ्लो में बनाते क्यों है। दोनों समझ में आ गया? चलो तो थोड़ा फटाफट इसको बनाने का कोशिश करते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं कि कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला ऑपरेशनल एक्टिविटीज में हम लोग क्या करने वाले होंगे, मतलब कि मतलब मेन बिजनेस, अगर मेरा मेन बिजनेस मतलब हम लोग प्लांट एंड मशीनरी हम लोग सेटअप कर दिए, मार्केट से सारा का सारा शेयर होल्डर से पैसा ले लिए, मार्केट से लोन ले लिए, सब कर लिए। अब मार्केट में आए और आकर के काउंटर पे बैठ के बोले कि भाई आज हमको अब बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा आपको? मटेरियल। कौन सा? गुड्स। यानी कि आपको कौन सा? फिनिश गुड्स। जो भी आप गुड्स आप लेंगे तो गुड्स क्या करेंगे? परचेज, फिर ना उसको सेल करेंगे। तो गुड्स लिए आप, कैसे लिए? कैश में या क्रेडिट में? जानने की जरूरत है? नहीं जानने की जरूरत है। क्यों नहीं जानने की जरूरत है? क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोग केवल जानेंगे क्या कि आपने कैश परचेज से कितना आपने क्रेडिट, मतलब कि कितना आपने परचेज किया इन द कैश। समझ गए? तो हम लोग के पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में के ऑपरेशनल ऑपरेशनल एक्टिविटीज से परचेज का एक पार्ट ले लेंगे, सपोज 50 लाख। ठीक है? अब ड्यूरिंग द ईयर उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे विथ व्हाट? विथ मार्जिन, मतलब उसमें कुछ ना तो कुछ जोड़ेंगे, जोड़ करके उसको मार्केट में सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन तो रखेंगे, और इतना मार्जिन रखेंगे कि बाद का एक्सपेंसेस भी जो होता है उसमें आ सके। तो सेकंड में आते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अब इसको मान लो कि ये पूरा का पूरा 50 लाख हमने सेल कर दिया इन द कैश, नो क्रेडिट। हम मान के ही नहीं चलेंगे कि अभी कुछ मेरे कंपनी में क्रेडिट में काम होता है, किसी प्रकार का हम लोग किसी से मतलब नो, मतलब ना उधार लेते हैं ना उधार देते हैं। जो बोर्ड पर देखते हो कि पीछे लिखा हुआ यहाँ उधार नहीं चलता, तो उसी तरह से हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ उधार नहीं चलता, और उसी को बेसिस पर मान करके हम लोग कुछ सोचते हैं। तो सेकंड हम लोग का क्या हो जाएगा? परचेज किए, प्रॉफिट मार्जिन ऐड किए और उसको सेल किए। ठीक है? सेल किए तो कितना मिला हम लोगों को? मान लो कि वो कितना मार्जिन रखता है, मान लो कि सीधा डबल बेचता है, उसको कुछ सोचना ही नहीं है। तो सेल कितना किया उसने? 1 करोड़ का। ठीक है? उसने 1 करोड़ का सेल कर दिया। तुम लोग को विजिबल क्यों नहीं हो रहा? एक सेकंड होल्ड। तो चलो फिर से इसको बता देते हैं क्या क्या मैंने लिखा है, उस समय आप लोगों को विजिबल नहीं होगा। तो देखो हमने क्या किया, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में हम लोग गए, जाकर के ये बताया मैंने कि आपको अंडर ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं? अंडर कैश सेल करते हैं। तो उसमें हमने सारा का सारा परचेज कितने के किया? 50 लाख का, जो कि अंडर कैश सेल्स होता है। उसके बाद हमने उसको सेल किया विथ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ डबल, सीधा 100% मार्जिन रखा और उसको क्या किया? 1 करोड़ में हमने उसको सेल कर दिया। ठीक है? अब बताता है कि क्या इससे आपका बिजनेस पूरा हो जाएगा? तो बोलता है ऑब्वियस सा बात है, नहीं है। हम लोग को ये सारा ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ ना तो कुछ पार्टीज या कुछ कुछ लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जैसे इम्प्लॉय हो गया, या फिर मान लो कि किसी प्रकार का कोई वर्कर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपको गोडाउन का रेंट, आपके शॉप का रेंट,
ये सारा एक्सपेंस आपको आएगा, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा टू रन दी ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ध्यान रखो, ऑपरेशनल एक्टिविटीज यानी कि टू रन दी मेन बिजनेस ऑफ फंक्शंस। समझ गए? अब जैसे मान लो कि मेन बिजनेस ऑफ फंक्शंस को रन करने के लिए तो फिर बोलो कि सर फिक्स्ड एसेट्स पे तो लिया हुआ है, उसको तो मेन बिजनेस के ही रन के लिए लिया हुआ है ना, कहीं ना तो कहीं ये दिमाग में आएगा। तो एक बात समझो कि उसको हमने क्या किया हुआ है, कैपिटलाइज्ड किया हुआ है। समझ रहे हो? उसको हमने कैपिटलाइज किया हुआ है, उसको ले करके हम लोग कहां तक जाते हैं, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। इसीलिए तो उसको क्या कहते हैं, एक तरह का इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? इसीलिए वो इसको क्या करता है, सेपरेट करता है इससे। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स जो खरीदो ऐसा थोड़ी है कि तुमने बेकरी आज बनाया, तुमने पेटीज बनाया, बना करके बोला कि पेटीज के साथ हम क्या करेंगे भाई, अपना ओवन भी सेल कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम तो वही काम करेंगे, तुम जैसा बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना होगा, ओवन तो साथ में सेल नहीं होगा। तो उस केस में भाई क्या बात होता है कि उसको इन्वेस्टमेंट पार्ट मान करके हमने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में शो किया, और इसको ऑपरेशनल, क्योंकि ये मेरा मेन बिजनेस क्या है, काम करने का, बेकरी में मटेरियल डाल करके सामान निकालो और उसको सेल करो। समझ गए? ये नहीं कि पूरा का पूरा बेकरी सेल करो, ये तो काम नहीं है मेरा। फिक्स्ड से सेल करने का काम नहीं ना है मेरा, यहाँ ओवन सेल करने का मेरा काम, यहाँ पर क्या है, पेटी सेल करने का। इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, केवल उस पार्ट को जिससे मेन कोर्स ऑफ द बिजनेस डे टू डे लाइफ में हम लोग करें और उससे क्या करें, प्रॉफिट अर्न करें। समझ गए? तो पहला हमने क्या किया, परचेज। क्या परचेज किया, मटेरियल, नो फिक्स्ड एसेट्स। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग वहां दिखाए हैं। क्यों दिखाए हैं? क्योंकि वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स किस रूप में दिख रहा है, एज ए इन्वेस्टमेंट, और वहां पर एज ए कैपिटलाइज होकर के दिख रहा है, और वो हमारे मेन कोर्स ऑफ द बिजनेस के बाई सेल्स में नहीं आता है, उससे हम लोग प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे। समझ रहे हो ना? इसीलिए तो जो भी हम लोग डे टू डे बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, जो सेल या खरीद करेंगे, उसी को हम लोग कहाँ लेकर के आएंगे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। समझ गए? तो चलो देखते हैं आगे। परचेज किया इतना, अब इसको रन करने के लिए, इस प्रकार के बिजनेस को रन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। सबसे पहले मान लो कि कुछ हमने इम्प्लॉय हायर करके रखा हुआ है, तो सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है? इन सामान को ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैरेज, यानी कि आपको भाड़ा जो देना पड़ता है सामान ले जाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, या एक्स्ट्रा जो भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि वो किस पर्पज से होना चाहिए, ये बिजनेस को रन करने के पर्पज, और ये सबका मान लो कि वैल्यू निकल करके मान लो कि किसी ना तो किसी तरह से आता है 20 करोड़ रुपीज, सॉरी 20 करोड़, 20 लाख रुपीज। ठीक है? तो तुम्हारा ऑपरेशनल एक्टिविटी से क्या दिखेगा, एक प्रॉफिट मार्जिन 80 लाख का इधर, और यहाँ 50 लाख माइनस किया तो ये तुम्हारा 30 लाख हो जाएगा। तो कहने तो 30 लाख से तुमको एक पार्ट पता चलेगा कि ये ऑपरेशनल पार्ट हो रहा है। तो बात आ रहा है कि सर ठीक है, आप तो अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि ये वाला तो पीएनएल अकाउंट वाला तो हमने ले लिया, कि भाई पीएनएल अकाउंट में जो भी चीज होता है उसको तुम ले लो, तो चलो मैंने ले लिया। ये बैलेंस शीट वाला पार्ट तो आपने लिया ही नहीं। बैलेंस शीट वाला पार्ट, एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे कहा कि एवरीथिंग इज गोइंग टू सेल ऑन कैश, सब कुछ जब सेल भी हो, परचेज भी हो, सब कुछ जो है कैश में होने वाला है, किसी प्रकार का कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा ही नहीं जब, तो बैलेंस शीट में वो आइटम्स आएगा कैसे, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आने का तो चांसेस नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ बोरो कर ही नहीं रहे हैं अभी, मान के चल रहे हैं। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर से हम लोग क्या क्रेडिट पर से माल ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। जब सारा कुछ कैश में ले रहे हैं तो क्रेडिटर खड़ा कहां से होगा, नहीं होगा। समझ गए? तीसरा, अदर करेंट लाइबिलिटीज। अदर करेंट लाइबिलिटीज का मतलब किसी प्रकार का सैलरी हम लोग ड्यू रख रहे हैं क्या, हमने क्या किया, नहीं, हम लोग सारा का सारा कैश पेमेंट कर देते हैं। मंथ लगता है, सैलरी पे लेके जाओ, रेंट मंथ लगा लेके जाओ। समझ गए? तो किसी प्रकार का कोई ड्यू नहीं, तो कोई करंट लाइबिलिटीज नहीं। प्रोविजंस, प्रोविजंस के बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि प्रोविजंस आपका कभी भी वैसे नहीं हो सकता, कुछ तो रहेगा ही। तो अभी मान लो कि प्रोविजंस हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग बहुत छोटे मोटे लोग हैं जो प्रोविजंस नहीं बनाते हैं। समझ गए? प्रोविजंस का मतलब क्या होता है कि बाद के या फ्यूचर्स के लिए कुछ फंड्स को इकट्ठा करना, ताकि हम लोग उसको क्या कर सके, मार्केट में बाद में उसको यूज कर सके, टू बर्डन द दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है? जैसे मान लो कि हमने प्रोविजंस बना करके रखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, कि उसमें से जो भी हमारे पास प्रॉफिट आता है उसमें से एक मार्जिन हम लोग क्या करेंगे, उसको दे देंगे, ताकि वो क्या कर सके, अगर फिक्स्ड एसेट्स में किसी प्रकार का कोई खराबी आए या कमी आए या कुछ भी आए, तो उसको हम लोग क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो मान लो कि हम लोग ऐसे वाले लोग नहीं है, हम लोग सब खा जाते हैं।
सारा पैसा लेते हैं, प्रॉफिट का खा जाते हैं। हम लोग को पैसे बचा करके आगे का नहीं सोचना है, समझ गए। आगे देखते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, जब पैसा खा ही जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट का कोई तो चोल नहीं है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बच सकता है, लेकिन मान के चलो कि जितना बेचे उतना का सेल कर दिए, वही तो बोले कि 50 लाख का क्या किया हम लोग, खरीदे और सारा का सारा सेल ही कर दिए, समझ गए। तो इन्वेंट्रीज तो बचा नहीं हमारे पास, तो इन्वेंट्रीज क्या हुआ, जीरो। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर। डेटर कब आता है, जब आप क्रेडिट सेल कर रहे हो। क्रेडिट सेल तो किए नहीं, जब क्रेडिट सेल ही नहीं है तो हमारा डेटर कहां से होगा, खड़ा होगा ही नहीं। सारा का सारा कैश, तो कोई डेटर बना नहीं है, हमारा काम खत्म है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज का पार्ट बनता नहीं है, वो बाद में बात करते हैं। उसको कहाँ शो किया जाता है, कैसे शो किया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, नहीं है इस प्रकार। हम लोग लोन उन लेने मतलब लोन उन देने वाले में से नहीं है। जब करंट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं रखते हैं तो किसी को रिस्क लेकर लोन क्यों देंगे। अदर करंट एसेट्स, मान लो कि अदर करंट एसेट, किसी को एडवांस सैलरी दे दिया, कुछ दे दिया, तो नहीं हम लोग वो भी नहीं देते हैं, किसी को एडवांस भी देते हैं। हम लोग बहुत बदतमीज है बिजनेसमैन, किसी को बीमार पड़े, किसी का घर में बेटी का शादी हो, हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, समझ गए। हम लोग किसी को एडवांस नहीं देते हैं, समझ गए। किसी को बाइक लेना होना नहीं देंगे, भाई तुम अपना सैलरी कमाओ, उससे बचाओ, फिर उसके बाद जब पैसा हो जाएगा इकट्ठा तो लेना। मेरे से मांगे नहीं, नहीं मेरे से मत मांगो, समझ गए। तो अब सोच रहे हो कि ये सब इतना क्यों बता रहे हैं, हर आइटम्स के बारे में जा जा करके हम क्यों तुमको इतना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, हम तो सर ये सब जानते हैं पहले से, सोच रहे होगे। इसीलिए दे रहे हैं बेटा लोग, क्योंकि आपको हर चीज का एक रिलेशंस बताए। किससे रिलेशंस बताए, आपके पीएनएल अकाउंट के सारे आइटम से। मतलब आपका क्रेडिटर कहां से खड़ा होता है, पीएनएल अकाउंट के परचेज की वजह से खड़ा होता है। आपका डेटर कहां से खड़ा होता है, सेल्स अकाउंट की वजह से खड़ा होता है, समझ रहे हो। और पूरा का पूरा ये ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करके रखे हुए हैं, यहाँ पर सारा का सारा पीएनएल का केवल पार्ट लेकर के रखे हुए हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। तो ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज में जिस भी प्रकार का जो भी आइटम है, जैसे परचेज या उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आइटम आपको अगर मार्केट में दिखे, या मार्केट में सॉरी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी आइटम्स को अगर वो इफेक्ट करता है, तो उसको क्या करेंगे, इनटू अकाउंट्स ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। तो कहीं ना तो कहीं क्या करेगा आपका, अगर स्टॉक है तो परचेज किया है तो इन्वेंट्रीज खड़ा होगा। अगर इन्वेंट्रीज खड़ा होता है तो ये किसका पार्ट बनता है, परचेज की वजह से। ये परचेज की वजह से ये इन्वेंट्रीज खड़ा हुआ, तो ऑब्वियस सा बात है कि किसी प्रकार का चेंजेस परचेज में आता है तो इन्वेंट्रीज में आएगा। और यदि परचेज को हम लोग मान रहे हैं अंडर ऑपरेशनल एक्टिविटीज, तो उससे होने वाले चेंजेस को भी हम लोग कहाँ लेंगे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज। अरे इससे पहले जो पढ़ाई की उसमें हम लोग क्या बोले कि अगर किसी प्रकार का फिक्स एसेट्स में कोई चेंज आता है, या उसकी वजह से किसी में चेंज आता है, ठीक है, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज में शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल या उससे होने वाला जो चेंजेज अगर उसमें आता है तो उसको कहाँ लेंगे हम लोग, पीएनएल सॉरी उसके ही पार्ट में। यानी कि अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनता है तो इससे होने वाले चेंजेस को हम लोग कहाँ लेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसी तरह से अगर परचेज में किसी प्रकार का कोई चेंजेज आ रहा है और उसकी वजह से किसी चीज में चेंजेज आ रहा है, तो परचेज की वजह से किस में चेंज आएगा, इन्वेंट्री में। और सेकंड सबसे बड़ा चेंजेस क्या आएगा, अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो ट्रेड पेबल में, समझ रहे हो, ट्रेड पेबल में आएगा, समझ गए। सेकंड सेल्स की वजह से बैलेंस शीट के किस आइटम को इफेक्ट पड़ता है, डेटर, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल, समझ गए, तो इसको लेंगे। किसी प्रकार का कोई करेंट लाइबिलिटी अगर होता है तो वो ज्यादातर चांसेस होता है कि इन्हीं की वजह से, यानी कि किसी प्रकार का अगर सैलरी आपने ड्यू रखा, रेंट ड्यू रखा, स्टेशनरी का आपने पैसा नहीं चुकाया हो, बड़े कंजड़ हो गए, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस, डिप्रिसिएशन, मतलब किसी प्रकार का ऐसा एक्सपेंसेस जो कि किससे रिलेटेड है, आपके इस पार्ट से अगर रिलेटेड है, अगर उसमें कोई चेंजेज आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, कंसीडर करेंगे, समझ गए। अब आते हैं सेकंड पे, कि एक तो तरीका से समझ गए कि हम लोग क्या करेंगे, इसको तो समझ गए ना अभी, ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया कि भाई क्या करना है, हम लोग को ये वाला पार्ट कंसीडर करना होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्या, ऑपरेशनल एक्टिविटीज। क्यों करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल को, क्योंकि ये चेंजेस ड्यू टू किसके चलते होता है, पीएनएल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट के चेंजेस को हम लोग कंप्लीटली कंसीडर्स कहां लेकर के जाते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में, क्योंकि पीएनएल अकाउंट ही है जो बिजनेस का, जो कि सारे आपके मेन बिजनेस यानी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को शो करता है, समझ गए। आगे देखते हैं। अब देखो,
अभी जो हम लोगों ने ये वाला स्टेटमेंट बनाया, परचेज, सेल, सैलरी, ये सारा सारा माइनस किया, तो इसको देखो यहां से कैलकुलेट कैसे किया। सेल्स लिया, उसमें से परचेज माइनस किया, समझ गए, और उसमें से सैलरी, रेंट, ये स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेज, ये सारा कुछ माइनस करके हमने एक अमाउंट निकाला, और निकाल करके बोला कि क्या है वो, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में हम लोगों का ये वाला पार्ट है। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये ऐसे मेथड होते हैं, लेकिन इस मेथड्स का नाम होता है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर डायरेक्ट मेथड। और आप लोग के सिलेबस में ये वाला पार्ट जो है नहीं है, समझ गए, समझ रहे हो। तो इस पर हम लोग अब क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। बताना जरूरी था, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड इसके बाद तभी अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसीलिए आप लोगों को बताना जरूरी था, समझ गए। तो अब आगे देखते हैं कि क्यों बताना जरूरी था, तो अब बात करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, उल्टा। डायरेक्ट सीधा, इनडायरेक्ट मतलब उल्टा, समझ रहे हो। ऑब्वियस मीनिंग से कुछ समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट मतलब उल्टा। तो डायरेक्ट मेथड मतलब सेल्स, सेल्स लो, उसमें से परचेज माइनस करो, सीधा सीधा हम लोग जाएंगे, जाकर के इस अमाउंट पे पहुंचेंगे और बोलेंगे कि ये मेरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज के पार्ट से आया है। और उल्टा इसको ले लो और यहां से वापस जाओ, समझ गए। जैसे जाना है ऐसे जाना है, ऐसे जाओ, ऐसे जाना है ऐसे जाओ, जैसे भी जाना है, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन तुमको जाना होगा, शुरुआत करना होगा यहीं से, समझ गए। और इसमें सारे एडजस्टमेंट्स को दिखाते हुए हम लोगों को क्या करना होगा, बताना होगा कि हम लोगों का ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर क्या कैश फ्लो या आ रहा है, समझ गए। तो आगे देखते हैं कि फिर वो बनाएंगे कैसे। तो सिंपल सा चीज है, समझने का पहले कोशिश करते हैं कि कैसे बनाना होगा। इतना तो पता है कि नेट प्रॉफिट अगर है, हमको कहीं लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, और उसमें एडजस्टमेंट्स करना है। यहां से चले तो इन सारे चीजों को तो जोड़ते हैं, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसमें से, ठीक है, और फिर इस पे आते हैं, समझ रहे हो। तो जब वापस जाएंगे तो इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अरे गधो, ये जो निकला हमारा नेट प्रॉफिट, उसमें अगर सैलरी माइनस करके आया हुआ है, तो सैलरी तो तुम्हारा क्या है, ऑपरेशनल का पार्ट ही है ना, तो उसको वापस से जोड़ोगे क्यों, प्रॉफिट जो आया वो तो सही ही फिर आया होगा। अगर रेंट माइनस हुआ है तो वो भी सही ही आया होगा, अगर सारा कैश में है तो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेम चीज है, ऑपरेशनल बिजनेस के वर्क के लिए, यानी कि मेन बिजनेस को संभालने के लिए है, तो वो तो माइनस ही होगा। तो जब सब कुछ माइनस होकर के ये आया, तो डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं सर, इतना फिर क्यों करना, फिर बोल देते हैं ये, तो बोलता है नहीं, पीएनएल अकाउंट में बहुत सारा आइटम ऐसा होता है जो कि ऑपरेशन का पार्ट नहीं होता है। देखो, जैसे सबसे पहला आप लोग बहुत काम किए हैं इस पर, जिसका नाम क्या है, डिप्रिसिएशन। कभी आपने सुना है कि डिप्रिसिएशन किसका होगा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज का, क्योंकि डिप्रिसिएशन किसका पार्ट होता है, फिक्स्ड एसेट्स का। और फिक्स्ड एसेट किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का। तो फिक्स्ड एसेट्स में किसी प्रकार का चेंजेज, यानी कि डिप्रिसिएशन क्या का, फिक्स्ड एसेट्स के चेंजेज का, तो इसमें किसी प्रकार का अगर चेंजेज होता है तो उसको हम लोग कहाँ डिनोट करेंगे, अंडर, अंडर कहाँ, अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। लेकिन डिप्रिसिएशन ऑलरेडी बेचारा नॉन कैश आइटम होता है, तो उसको आप वैसे भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉफिट जो निकला होगा इस नॉन कैश आइटम की वजह से क्या हुआ होगा, घटा होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश आइटम बना रहे हैं, कैश कैश कैश। तो ये कैश आइटम अगर घटा है डिप्रिसिएशन की वजह से, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, किससे, इस डिप्रिसिएशन अमाउंट से। इसको दो तरीका से समझ गए, क्या क्या, एक तो एक नॉन कैश आइटम है, और दूसरा ये एक नॉन ऑपरेशनल आइटम है, समझ रहे हो ना, दोनों समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। तो क्या समझे कि प्रॉफिट में से दो चीज को घटाना बहुत जरूरी है, मतलब दो चीज को हटाना बहुत जरूरी है प्रॉफिट में से। एक तो सबसे पहले जो नॉन कैश वाला है, जो नॉन कैश वाला है उसको हटाओ, यानी कि किसी प्रकार का अगर नॉन कैश सैलरी में जुड़ा हुआ है, यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट, रेंट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी में आउटस्टैंडिंग अमाउंट, या फिर किसी प्रकार का इसमें एडवांस जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। फिर गधों, नहीं हटाएंगे, एडवांस में तुम कैश दे चुके हो और हम लोग को यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ एक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ कैश कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता एडवांस दे रहे हो, फ्री का दे रहे हो, कब का दे रहे हो, जिस पीरियड में जिस कैश को दे रहे हो उस पीरियड में उसको लिखेंगे। मतलब मतलब
कि 31 मार्च 2020 से लेकर के, सॉरी, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का सारा कैश आइटम हम लोग निकालेंगे। उसमें हम लोग जाएंगे ही नहीं कहीं चक्कर में कि हमारा क्या है वो, हमारा क्या है वो, कब हम लोग उसको एक्रूअल बेसिस पर एंट्री लेंगे, कब उसको नहीं लेंगे, ये सब में नहीं जाना है, समझ गए। तो इसीलिए अगर किसी प्रकार का एडवांस पेमेंट हुआ है और उसको सैलरी के अकाउंट में से कहीं ना तो कहीं क्या किया गया होगा, हटाया गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो उस पीरियड का नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे, खींच कर लेकर के आएंगे और इसमें जोड़ेंगे, समझ गए, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो एक तो पता चला कि इसमें से हम लोग क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम को हटाएंगे, इसमें से नॉन कैश आइटम को हटाएंगे। सेकंड चीज, ऑपरेशनल एक्टिविटीज का जो नहीं है, यानी कि नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज का, उसको हटाएंगे। तो हटाने का मतलब प्रॉफिट में उसको ऐड बैक करेंगे अगर वो क्या हुआ हुआ है, माइनस, समझ रहे हो, अगर माइनस हुआ हुआ है तो ऐड बैक करेंगे। और यदि माइनस नहीं हो करके अगर वो क्या हुआ हुआ है, मतलब कि अगर वो एड बैक होकर के माइनस हुआ हुआ है, अगर मान लो कि प्रॉफिट अगर कुछ ऐसा हुआ हुआ है जो आपका नॉन ऑपरेशनल था, नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट बोले तो आपने फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया। फिक्स्ड एसेट्स बेचना आपका काम है क्या, आपका काम क्या है, समोसा बनाना और बेचना, ठीक है, कढ़ाई बेचना नहीं, समझ रहे हो ना। आपने कढ़ाई बेच दिया, क्यों बेच दिया, क्योंकि आप चूल्हा पे चढ़ाए थे, उसमें छेद हो गया, समझ गए। तो चूल्हा में जब छेद हो गया तो वो कढ़ाई किसी काम का नहीं रहा, तो बेचना पड़ा, तो उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ, लेकिन प्रॉफिट या लॉस, अगर मान लो कि इस तरफ लिख रहे हो तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट, इस तरफ लिखोगे तो बोलोगे लॉस। तो वो तो कैश आइटम तो है, ऑब्वियस है कि उसको तुम बेचे तो कैश में बेचे होगे, ठीक है, भंगार के पास, लेकिन वो क्या हुआ, कहीं ना तो कहीं तुम्हारे इस पार्ट को गंदा किया, किस चीज से, नॉन ऑपरेशनल बन करके, क्योंकि आपका वो मेन बिजनेस नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। तो पीएनएल अकाउंट में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट को वो कैसे तंग किया है, तो ऐड हो करके, कैसे तंग किया, कैसे गंदा किया है उस चीज को, नॉन ऑपरेशनल आइटम ऐड होकर के किया है, समझ रहे हो ना, प्रॉफिट को, ठीक है। तो ऐड होकर के किया है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, समझ गए। तो इसीलिए दो चीज हम लोग जान गए यहाँ पर अच्छे तरीका से, कि इसमें किस तरह का दो प्रोडक्ट को एडजस्टमेंट करना है। पहला जो नॉन कैश आइटम है उसको उठा करके बाहर फेंको, और दूसरा जिस भी प्रकार का तुमको नॉन ऑपरेशनल आइटम है उसको उठा करके बाहर फेंक दो, ठीक है। अब बात आता है, चलो सर ठीक है, ये भी मान लिए, ये भी मान लिए, अब क्या फॉर्मेट बनाओ। तो तुमसे मैंने कहा कि एक हमने किया कैश फ्लो स्टेटमेंट, मान लो कि तुम बना रहे हो अंडर इनडायरेक्ट मेथड, समझ गए। ये तुम लोग को तो पता ही होगा, इतना दिन से पढ़ाई कर रही रहोगे तो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर इनडायरेक्ट मेथड हो रहा है तो वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को कोई इफेक्ट नहीं करता है। वो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि उस पे इनडायरेक्ट मेथड के मतलब का कुछ सोर्स बनता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसा थोड़ी, कैसे उसको बताओगे कि उसको नीचे से हम लोग वापस ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे। वो पर्टिकुलर आइटम में जो चेंजेज आता है हम लोग उसी को लिखेंगे, समझ गए। तो जो चेंजेज आएगा उसी को डायरेक्ट लिखेंगे, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं आता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से। चेंजेस जो भी आएगा तुमको केवल ऑपरेशनल वाले पार्ट में आएगा, तो बस उसी को समझना है। मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, याद ही होगा कि हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, प्रॉफिट वाले पार्ट से, जो यहाँ दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, समझ गए। नेट प्रॉफिट हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया, लिख दिया यहाँ पर कि नेट प्रॉफिट से इतना हमको रिकवरी हुआ है। अब इसमें एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर ए कौन सा, नॉन कैश आइटम का, समझ गए। दूसरा यानी कि बी, नॉन ऑपरेशनल आइटम का। अच्छा एक बात बताओ, किसी प्रकार का अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और उससे तुमको अगर क्या रहा है, डिविडेंड्स आपको रिसीव हो रहा हो या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेशनल आइटम। तो क्यों, आपका काम है इन्वेस्टमेंट करना, नहीं ना। आप क्या करते हैं, समोसा बेचते हैं तो समोसा बेचिए ना, इन्वेस्टमेंट करने का काम किसका होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज का ना।
अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो उसका क्या होगा, ऑपरेशनल आइटम। और उससे अगर रिसीव होता है उसको क्या, डिविडेंड और इंटरेस्ट, तो वो क्या मानेगा उसको कि वो उसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज के। इसके बारे में तो हम लोग एक और लेक्चर देंगे जिसमें थ्योरी वाला पार्ट लेंगे ना, उसमें पूरा इस पर डिस्कस करेंगे। बाकी किए थे पहले लेकिन फिर भी ठीक है। तो उस केस में क्या बोलता है कि अगर किसी प्रकार का अगर आप ऑपरेशनल एक्टिविटीज को कर रहे हो एज ए इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट आप एज ए ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, तो उससे रिसीव होने वाला इंटरेस्ट या डिविडेंड भी कहाँ होगा, आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर आएगा, तो वहां हम लोग उसको नहीं एडजस्ट करेंगे। लेकिन इस केस में जहां हम लोग समोसा बेच रहे हो, समोसा बेच रहे हो मतलब हर केस में समोसा मत सोचना। मान लो कि कोई ऑयल कंपनी है, जैसे रिलायंस का हो गया, टाटा पावर्स हो गया जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, ठीक है। ये सब कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके पास बहुत बड़ा फंड था, कहा कि क्यों फंड को बचा करके रखना है, कहीं इन्वेस्टमेंट पे लगा दो, कुछ तो इनकम आएगा कंपनी को। तो उस केस में क्या होगा, वो भी जो भी होगा उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में डालेंगे, और उससे होने वाला किसी प्रकार का अदर चेंजेस यानी कि रिसीव या आउटफ्लो उसी एक्टिविटीज में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वो एक नॉन ऑपरेशनल आइटम है, वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में नहीं आता है, क्योंकि टाटा पावर पावर जनरेशन करके लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके इनकम लेती है। तो उसका मेन बिजनेस पावर सप्लाई करना है, ना कि समोसा बनाना। नहीं मतलब उसको इन्वेस्टमेंट करना, समझ गए। आगे देखते हैं। तो सेकंड हो गया नॉन ऑपरेशनल आइटम, सी। अब याद होगा कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे कि अगर किसी प्रकार का चेंजेज अगर आता है किस चीज में, बैलेंस शीट के वर्किंग कैपिटल आइटम में, तो वो किसकी वजह से आ रहा होता है, हमारे इन्हीं भाई साहब की वजह से आ रहा होता है। तो अगर इन भाई साहब की वजह से अगर आपके वर्किंग कैपिटल में किसी प्रकार का चेंजेज आता है, तो इसका भी एडजस्टमेंट क्या करेंगे, वहीं पर करेंगे। कैसे करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चलो सिंपल सा सोचते हैं कि एक हमने इन्वेंट्री अकाउंट बनाया, समझ गया। इन्वेंट्री अकाउंट बनाया, इन्वेंट्री अकाउंट की तरफ एक तरफ परचेज किया और एक तरफ सेल किया होगा। इन्वेंट्री अकाउंट, चलो यहाँ दिखाते हैं। स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में हमने कहीं ना तो कहीं स्टार्ट किया होगा टू बैलेंस बीडी के थ्रू, पहले साल से जो आया होगा, ब्राउट डाउन हुआ होगा। और एक बाई बैलेंस सीडी जो हमारा इस बार जो सामान बचा उसको भेजे होंगे, यही ना बैलेंस शीट में दो अमाउंट दिखता है। यही बैलेंस शीट में ना दो अमाउंट दिखता है आपको, यहाँ इधर गया इन्वेंट्रीज, ये जो दिखता है ये आपका क्या बताता है, ये आपका क्लोजिंग एसेट्स, पिछले साल का ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग बनेगा वो। और अभी जो ये हम लोग देखेंगे इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग। यही क्लोजिंग क्या बनेगा आपका, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, और ओपनिंग वाला टू बैलेंस बीडी यही बनेगा, ठीक है। तो अब बात आता है कि इसको दिखाएंगे क्यों, ये तो कैश आइटम है नहीं। बात करते हैं क्यों है, कैसे है कैश आइटम, ये कहीं ना कहीं से कैश यूटिलाइजेशन इससे हुआ है कि नहीं, चलो बात करते हैं। ड्यूरिंग द आपने परचेज किया, कई बार परचेज किया, कई बार स्टॉक आपने परचेज किया, ठीक है, कैश में किया क्रेडिट में किया इसमें नहीं जाना है, बस स्टॉक आते गए 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 आते गया, ठीक है। कितना बार, मान लो कि 100 टाइम्स गया। हम्म आपने फिर उन प्रोडक्ट्स पे सेल किया, समझ गए। सेल किया कितनी बार किया, जितनी बार परचेज किया उससे कई बार ज्यादा या थोड़ा सा कम या उसके बराबर, जो भी किया सेल कर दिया। मान लो कि ये भी तुमको 110 टाइम्स किया, समझ गए। अब देखो क्या हुआ, जब टोटल यहाँ करोगे, जब टोटल करोगे, इसको मान लो कि 1 लाख ओपनिंग था, 50,000 क्लोजिंग था, और बाई सेल में मान लो कि तुमको यहाँ 5 लाख मान लो कि तुमने ड्यूरिंग ईयर परचेज किया, और 5 लाख, 1 लाख, 6 लाख, तो तुमने यहाँ पे कितना बैलेंस तुम्हारा बच गया, 6 लाख में से 50,000 गया, तो बैलेंस तुम्हारा कितना आया, 5,50,000, यानी कि इतना तुमने सेल कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, समझ गए। देखो
तुम्हारे पास पहले से पड़ा हुआ था इतना, मान लो सारा कैश है, इसमें क्रेडिट नहीं है कुछ भी, कैश में सारा कुछ हम लोग डील करते हैं तो समझ में आएगा। क्रेडिट में जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा। टोटल ड्यूरिंग दे रहे हमने 1 लाख का सामान पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था। 5 लाख का हमने क्या किया, नया परचेज कर लिया कैश दे करके, ठीक है। टोटल 6 लाख रुपया हम लोग को यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमने ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितना कैश आउटफ्लो किया, 5 लाख का, ठीक है। टोटल कैश इनफ्लो कितना किया, 5,50,000 का, ठीक है। और टोटल यानी कि बैलेंस का फिगरिंग कितना आया, 5,50,000 माइनस 5 लाख, तो कितना हमारे पास दिखना चाहिए ऑल ओवर 50,000 का। 50,000 का इनफ्लो दिखना चाहिए हम लोगों को ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का इनफ्लो दिखना चाहिए, इन दोनों को माइनस करके, ऑब्वियस है इग्नोरिंग व्हाट, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन को इग्नोर करके हम लोग को स्टॉक के थ्रू इतना दिखना चाहिए। अब चलो इसको देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखे होंगे। हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट लिख दिया। प्रॉफिट में क्या होगा, सेल माइनस परचेज करके आया होगा। सेल माइनस परचेज करके, तो सेल में हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये सब कुछ किया, लेकिन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला जो पार्ट है अगर वो उसमें है, जैसे मान लो कि ये 50 था, अच्छा ये मार्जिन भी दोनों जो है ना देखो 50,000 का ही है, ये दोनों मार्जिन, ये दोनों मार्जिन जो है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इसको ना हम 10,000 से बढ़ा देते हैं, इसको भी 10,000 से थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इसको कर देते हैं 60। वह तो फिर भी 50,000 का ही मार्जिन हो गया। तो एक फ्रेश बनाते हैं पहले, स्टॉक अकाउंट, इसमें किया हमने टू बैलेंस बीडी टू परचेज बाय सेल और बाय बैलेंस सीडी। टोटल कुछ अटपटा अमाउंट लो, इसको ले लो 1 लाख, और यहाँ पर ले लो 5 लाख ही, और दोनों का मार्जिन सेम ना हो इसलिए पहले इसी को लिख देते हैं। इसको लिख दिया 3 लाख, हम ही सेल हुआ है, तो 5 1 कितना हो गया, 6 लाख। तो हमारे पास कितना मार्जिन बचा, 3 लाख का, ठीक है। ठीक है, अब देखो पीएनएल अकाउंट में हमने देखो क्या किया होगा, इग्नोरिंग प्रॉफिट मार्जिन। सोचो पीएनएल अकाउंट में हमने इसी तरीका से ओपनिंग स्टॉक दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया, ऐसे ऐसे दिखा करके बताया कि ये चीज इतना हुआ। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा यहाँ कहीं ना तो कहीं एज ए ग्रॉस बैलेंस बीडी दिखा होगा और आ गया होगा, समझ गया। अब इसमें देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू होगा कि नहीं आएगा। मान लो कि पीएनएल अकाउंट में हम लोग एक बार थोड़ा रफ में सोचते हैं करने का, तो मान लो कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट मार्जिन कुछ रखा हुआ था 50% का, तो 1.5 लाख तुमको जो है 50% का यहाँ पर मार्जिन हमने रखा हुआ था। तो ये हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट पिन दिख रहा होगा सेल के साथ, क्योंकि यही हम लोग को दिखेगा। तो हमने क्या दिखाया होगा यहाँ पर, टोटल बैलेंस एज ए सेल 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख, ठीक है। तो 4.5 लाख यहाँ पर बैलेंस बीडी में 1 लाख, 3 लाख, और परचेज के रूप में 5 लाख, ऐसे दिखाया होगा। और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला होगा कितना, 1.5 लाख, समझ गए, ऐसे निकाला होगा। अब एक चीज देखो, एक्चुअली में हम लोग का टोटल ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो और का कितना ट्रांजेक्शन हुआ, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। कैश हम लोग का आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ था, 5 लाख। कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ था, 3 लाख। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर, ये पिछले साल का है और ये अगले साल चला जाएगा। यानी कि इसमें जो कैश लग गया है मेरा, यानी कि ये वाला आइटम का जो कैश लग गया है,
ठीक है, ये अगले साल अब जाएगा, समझ रहे हो ना स्टॉक। तो हमारा टोटल ड्यूरिंग द ईयर कितना टोटल का एक्सपेंस हुआ, 3 लाख और 5 लाख। तो हम लोग को एक्चुअली ऑपरेशनली कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, सोचो तो। रिसीव हुआ है नहीं, देखो 5 लाख का हम लोग क्या क्या किया है, आउटफ्लो किया है, और 3 लाख का हमने क्या किया है, इनफ्लो किया है, इग्नोरिंग प्रॉफिट। तो हम लोग को कितना, 2 लाख का कैश आउटफ्लो हुआ इनकी वजह से, 5 लाख माइनस 3 लाख। अरे परचेज किया 5 लाख का ड्यूरिंग द ईयर, सेल किया हमने सेल्स का। देखो दो ही आइटम है पूरे के पूरे इस चीज में, जो कि क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। इस चीज को मत भूलो, क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। कौन सा, 5 लाख और ये 3 लाख। बाकी कोई कैश ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया, 5 लाख और 3 लाख का कैश ट्रांजेक्शन किया, एक आउटफ्लो के रूप में, एक इनफ्लो के रूप में, समझ रहे हो। तो टोटल कितना हुआ हम लोग का, 2 लाख का आउटफ्लो, 2 लाख का आउटफ्लो। लेकिन हम लोग क्या हाथ देख रहे हैं यहाँ पर, देखो 1.5 लाख का इनफ्लो। तो कहीं ना तो कहीं ये मिसमैनेज हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, इन स्टॉक्स की वजह से हो रहा है। कैसे हो रहा है, अगर इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं तो 3 लाख माइनस 1 लाख, तो कहाँ का मार्जिन निकला, 2 लाख का मार्जिन निकला। क्या, 3 लाख माइनस 2 लाख हमने जब किया, मतलब 3 लाख माइनस 1 लाख, तो 2 लाख का मार्जिन निकला। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख माइनस 1 लाख किए, तो कैश हमने कहीं फंसा दिया। कहाँ फंसा दिया, यहाँ कितने रुपए का, 2 लाख का कैश कहीं ना तो कहीं फंसा करके रखे हुए हैं पिछले साल की अपेक्षा। या टोटल इस तरह से देखे तो 6 लाख का टोटल था, उसमें से 3 लाख बेच दिया, तो 3 लाख हमने क्या किया, 3 लाख का सामान अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। नहीं कि 3 लाख का कैश कहीं ना तो कहीं फंसा हुआ है, 3 लाख का कैश कहीं ना तो कहीं फंसा हुआ है। समझने का कोशिश करो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेगा तुमको। 5 लाख एंड 1 लाख कितना हुआ, 6 लाख। 6 लाख का आपके पास ड्यूरिंग द ईयर सामान होना चाहिए था, आपने 3 लाख का माल निकाल दिया। आपके पास बचा कितना, 3 लाख का। समझ गए, 3 लाख का टोटल आपका कैश कब का फंसा हुआ है, अभी का। और 1 लाख पिछले साल का माइनस किए तो कितना हुआ, 2 लाख का। 2 लाख का कहीं ना तो कहीं ये क्या कर रहा है आपको, इसी की वजह से ये वाला पार्ट आपको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना आप, थोड़ा थोड़ा। नहीं समझ में आया, रिपीट करो, वापस देखो, रिपीट करो, वापस देखो, बैक जाओ, वापस आओ, बैक जाओ, वापस आओ, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इसमें फटाफट देखो अब। इस वक्त सारा टाइम नहीं दे सकते, तो क्यों, क्योंकि हम लोग इतना क्यों जानने का कोशिश की, ये सब चर्चा क्यों की हो, क्योंकि हम लोगों को एडजस्टमेंट्स करना होता है किस चीज का, इन्वेंट्री का, पिछले ईयर से इस साल कितना डिफरेंस आया। तो अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पर, और एक चीज समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग देखने का कोशिश क्या कर रहे थे। मान लो कि इसमें हम इसको डबल कॉलम बनाने का कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, डबल कॉलम बन गया, मतलब 2 साल का हम लोग बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट हम लोग का कर रहा है। समझ गए। तो चलो पहले हम लोग किससे बात कर रहे थे, इन्वेंट्रीज पे। इन्वेंट्रीज का ये पर्टिकुलर आइटम जो भी था, कितना था, यानी कि मान लो ये था प्रीवियस ईयर, ये है तुम्हारा प्रीवियस, और ये है तुम्हारा करेंट। ये है प्रीवियस और ये है करेंट, समझ गए। इस वाले पार्ट को ना तुम जब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने लगना, और एक तरीका का कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारे दिमाग में जब बनने लगे, तो वापस से आकर के ना ये वाला पार्ट पूरा देख जाना, समझ गए। जब देख जाओगे ना पूरा, ये चीज समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत हो रहा हो, कोई बात नहीं, देखते जाओ। थोड़ा समझो, केवल हर पॉइंट्स के केवल एक पॉइंट पे एक ही पार्ट को समझो, समझ गए। वही हम करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, एक पार्ट को एक पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पर इन्वेंट्रीज जो था पिछले साल, हम लोग के एग्जाम्पल के हिसाब से उसमें कितना था, 2 लाख का, सॉरी 1 लाख का। और इसमें कितना हो गया है, इस साल कितना बचा हुआ है, 3 लाख का। ये 1 लाख टू जो 3 लाख हुआ, 1 लाख टू 3 लाख, इसमें से हम लोग का क्या देख रहे हैं कि 2 लाख कहीं ना तो कहीं एक्स्ट्रा हम लोग क्या किए, कैश एक्स्ट्रा फंसा दिए हैं, समझ रहे हो। तो कैश जब एक्स्ट्रा फंसेगा, कैश जब एक्स्ट्रा फंसा, यानी कि कैश कहीं ना तो कहीं क्या हो गया, मेरा ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक कैसे होगा, कैश के जाने पे। और हम लोग यही तो कर रहे हैं, कैश के जाने पर उसको क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तुरंत लिखते हैं। तो क्या हम लोग किए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग उसको जाकर के राइट डाउन करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हुआ है,
बढ़ गया है। अगर इन्वेंट्री बढ़ गया है का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना तो कहीं मेरा कैश फंस गया है। कैश फंस गया है तो उसको कहाँ लिखेंगे? उस एक्टिविटीज में लिखेंगे जिसकी वजह से इन्वेंट्रीज मेरा खड़ा होता है। तो किसकी वजह से खड़ा होता है बच्चों? परचेज की वजह से। तो परचेज की वजह से अगर खड़ा हो रहा है कोई इन्वेंट्रीज, और परचेज आइटम को अगर हम लिखते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज में, और इन्वेंट्री को लिखते हैं हम लोग कहाँ? बैलेंस शीट के वर्किंग कैपिटल में, तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि कैसे चेंजेस कहाँ से हो रहा है। तो इसलिए उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? कैश फ्लो के ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। तो ये समझ में आया। अगला आइटम उसी तरीका से मान लो कि जब तुम अकाउंट्स बनाओगे और उसको समझने की कोशिश करोगे, तो डेटर अकाउंट तुमको किसकी वजह से खड़ा होता है? सेल्स की वजह से। यानी कि पिछले साल अगर डेटर तुम्हारा था मान लो 5 लाख का, और इस साल तुमको हो गया अगर 8 लाख का, यानी कि 3 लाख रुपया तुमको क्या करना था? 3 लाख रुपया तुमको रिसीव करना था, तुम रिसीव नहीं किए हो अभी तक। तो वो क्या करेगा? 3 लाख रुपया कहीं ना तो कहीं तुम्हारे कैश को रोक करके रखे हुए है, एक तरीका से समझो। और सेकंड तरीका से कि वो 3 लाख तुम्हारे कैश अकाउंट्स में आया ही नहीं है। एक तो आया नहीं है, एक वो बात हो गया, या दूसरा बात ये कह सकते हो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे कैश को रोक करके रखे हुए हैं। समझ रहे हो दोनों केस? तो कैश को रोक रखे हुए तो हम लोग कुछ करेंगे उसका? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो कैश होगा उसी का करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो जो रोक करके रखे उसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं हम लोग। क्या जा रहे हैं कि कहीं ना तो कहीं ये कैश हमारा फंस गया। कैसे? क्योंकि सेल्स जब हम लोग ले रहे थे तो पूरा का पूरा सेल्स लिए हैं पीएनएल अकाउंट बनाते वक्त। जब पीएनएल अकाउंट हम लोग सेल्स लिए हैं तो पूरा का पूरा सेल्स लिए हैं, समझ गए? तो उसमें जो भी पार्ट हम लोगों का ड्यूरिंग द ईयर नहीं रिसीव हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। समझ रहे हो? जो पैसा रिसीव नहीं हुआ लेकिन ले चुके हैं यहाँ पर सेल्स में। और अभी ना बात की है कि प्रॉफिट में से नॉन कैश आइटम हटा देना है। समझ गया? नॉन कैश आइटम हटा देना है। तो नॉन कैश आइटम तो हुआ ना वो प्रॉफिट में, अगर सेल्स में से अगर वो वाला पार्ट अगर हमको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो अगर 20 लाख का सेल्स किया था उसमें से तुमको 10 लाख रुपया जो है क्रेडिट सेल था, तो क्रेडिट सेल 10 लाख रुपया इसको बढ़ाए हुए ना है। इसको 10 लाख से बढ़ाए हुए है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या इसमें से ऐसे घटेगा? नहीं, इनडायरेक्ट मेथड में ऐसे नहीं घटेगा। ठीक है, यहाँ पर कहां से बताना पड़ेगा? उसको थ्रू डेटर बताना पड़ेगा कि वो कहाँ फंसा हुआ है। हमारा डेटर के पास फंसा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो कि ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा डेटर का? 2 लाख, और यहां से हम लोग को पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख का हम लोग और उसको क्रेडिट किए हुए हैं, और ड्यूरिंग द ईयर लास्ट में हम लोग को लास्ट में 10 लाख दिख रहा है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख वो दे दिया होगा, 8 लाख हमसे लिया होगा और क्रेडिट पे सामान, और 10 लाख इसलिए उसका दिखा। तो इसलिए क्या करेंगे? 10 लाख माइनस 2 लाख, तो जो भी आएगा, यानी कि यहां पर पिछले साल कितना था ट्रेड रिसीवेबल में? पिछले साल था 10 लाख, इस बार हो गया मान लो 8 लाख। नहीं, नहीं, उल्टा लेते हैं, 8 लाख, और यहाँ यहाँ था 5 लाख और यहाँ था 8 लाख। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 लाख माइनस 8 लाख, तो कितना? माइनस 3 लाख। यानी कि माइनस 3 लाख रुपीज क्या करके रखे हम लोग सेल्स में? कहीं ना तो कहीं ये 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा ऐड करके रखे हुए हैं, जो कि हम लोग को एज ए कैश लेना चाहिए, जो कि क्रेडिट के रूप में एज ए सेल में कहीं ना तो कहीं वो घुसा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको निकालने का कोशिश करेंगे। तीसरा आइटम देखते हैं, अदर करेंट एसेट्स, यानी कि मान लो कि एडवांसेज। तो सिंपल सा एक चीज समझो कि अगर तुम्हारा कोई एक पार्ट एसेट्स का अगर कहीं ना तो कहीं फंस रहा है, कहीं ना तो कहीं फंस रहा है अगर, यानी कि तुम्हारा पिछले साल का एसेट्स का प्राइस से इस साल जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जा रहा है। पिछले साल अगर 5 लाख था तो इस बार 6 हो गया, पिछले 4 था तो इस बार 8 हो गया, पिछले बार 3 था तो इस बार 5 हो गया। अगर इस प्रकार का अगर सिचुएशन आ रहा है, तो उस केस में हम लोग को क्या समझना है कि वो कहीं ना तो कहीं हमारे कैश को ब्लॉक कर रहा है। समझ गए? कैश को ब्लॉक कर रहा है। तो अगर कैश हमारा ब्लॉक होगा तो क्या होगा? उसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाना पड़ेगा? ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेज है इस प्रोडक्ट्स का, वो चेंजेज हो रहा है ड्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स के चेंज की वजह से। और वो जो चेंजेज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसको हम लोग लेते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज में। समझ गए? आगे देखते हैं इधर वाले केस में थोड़ा। देखो, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर, पिछले साल क्रेडिटर क्या था? 5 लाख। इस साल कितना दिख रहा है? 3 लाख। पहले 5 था, इस बार 3 दिख रहा है। ठीक है,
यानी कि ड्यूरिंग द ईयर क्या किए वो देखो, देखते हैं। मान लो कि ड्यूरिंग द ईयर तुमने उसको क्रेडिट सेल किया हो, मान लो 2 लाख का। नहीं 2 लाख का नहीं, 2 लाख का तो इक्वल हो जाएगा। 4 लाख का मान लो किया हुआ था। तो 3 लाख का तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, क्रेडिटर 3 लाख का पड़ा हुआ है और 5 दिख रहा है। अगर 3 लाख का पड़ा हुआ और 5 दिख रहा है तो इसका मतलब हुआ कि 3 लाख पहले से था। इस साल हमने कितना बोला कि 4 लाख का एक्स्ट्रा हम लोगों ने उसको क्रेडिट का सामान दिया, तो टोटल हो गया 7 लाख। और दिख रहा है 5 लाख का, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना पेमेंट किया? 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। यहाँ से दो चीज मेरा एक्टिविटीज का चक्कर दे रहा है। एक परचेज को मेरे डिस्टर्ब कर रहा है जो कि पीएनएल अकाउंट का पार्ट है, पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। और दूसरा इन्वेंट्री को चक्कर दे रहा है क्योंकि वो भी इसका पार्ट है। और हम लोग अभी क्या बात की है कि इन्वेंट्री में कोई चेंज तो उसमें चेंज, उसमें चेंज तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में चेंज, ऑपरेशनल एक्टिविटीज में उसको डिनोट करना पड़ेगा उसी तरीका से। तो एक अदर तरीका से इसको ये समझ लो कि अगर किसी प्रकार का, एक मिनट, अगर किसी प्रकार से अगर तुमको लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, कम होता दिख रहा है, कम होता, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जनरल सोचते हैं, जनरल सोचते हैं कि पिछला साल 5 लाख लाइबिलिटी था, इस बार 3 लाख हो गया, मतलब 2 लाख पे कर दिए तब ना हो गया। पे कर दिए तब ना हुआ, 5 लाख था इस बार 3 लाख दिख रहा है तो मतलब कहीं ना तो कहीं वो कैश के आउटफ्लो को बता रहा होता है। दूसरा चीज अगर मान लो कि बढ़ गया 5 लाख से 6 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, तो जो तुमको क्या कर रहा है, फील लेना है। यहाँ पर एक्चुअल ये चीज हो नहीं, एक्चुअली फील लो, फील लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके कॉन्सेप्ट में पूरा घुसोगे तो बहुत लंबा चौड़ा अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको एक एक ट्रांजेक्शन को लिख करके फिर उसको अलग अलग डिवाइड करके परचेज में अलग से, फिर इन्वेंट्रीज में उसको दिखा दिखा करके, ठीक है। तो फील लो, फील लेने की कोशिश करो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो फील क्या लेना है कि अगर हमने लाइबिलिटीज पिछले साल कम था और इस बार ज्यादा हो गया, मतलब कि हमने क्या किया, कैश कहीं ना तो कहीं से जनरेट किया होगा। यानी कि 3 लाख रुपए का कोई सामान पहले था, मतलब 3 लाख रुपए किसी को हमको क्या करना था, देना था। अरे पिछले साल हमने किसी से 3 लाख का लोन लिया हुआ था, तो पिछले साल 3 लाख को लोन दिख रहा था। इस साल लोन देने के बजाय और 2 लाख का ले लिया तो 5 लाख का दिखने लगा ना। 5 लाख का लोन दिखने लगा तो जो 2 लाख अमाउंट बीच का बचा उसको क्या बोलेंगे, वो आया है। तो इसी की वजह से अगर किसी प्रकार का लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग को पता क्या चलता है कि कहीं ना तो कहीं कैश हमारा आ रहा है या कैश हमारा बच रहा है। समझ रहे हो ना, कैश हमारा बच रहा है या कैश आ रहा है, समझ रहे हो। लाइबिलिटी कब इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी आपका कब इंक्रीज होगा, जब आपके पास कुछ उसकी तरफ से आपको मिलेगा। समझ रहे हो ना, शेयर होल्डर्स को जब शेयर इशू करते हो तो उससे कैश आता है। तो कैश आता है तो क्या होता है, लाइबिलिटी आपके कंपनी का बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। उसी तरह से जब आपको कोई अदर पर्सन एज ए करेंट एसेट्स के रूप में, करेंट सारी लाइबिलिटी के रूप में अगर छोटे टर्म में दे रहा है पैसा, अगर आ रहा है वो तो इंक्रीज करेगा, समझ गए। यही बात है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका उल्टा, कि अगर मान लो कि किसी प्रकार का लाइबिलिटीज आपका कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब कि आप किसी तरह से लाइबिलिटी को पे ऑफ करके कम करेंगे, मारपीट को तो कम नहीं करेंगे घूसा मार के या सब करके कि बेटा तुम कल मत आना, मेरे पापा विधायक है, मेरे चाचा विधायक है, तुमको पैसा हम नहीं देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग क्या मान रहे हैं, साफ सुथरा बिजनेस है, ठीक है। तो उस केस में क्या बोलेंगे कि भाई हम लोग उसको पे ऑफ करके ही कम किए हैं। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी कैश का आउटफ्लो माना जाएगा। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कैश का इनफ्लो, डिक्रीज इन लाइबिलिटी कैश का आउटफ्लो, ठीक है। उसी तरह से डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स डिक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज होगा, कुछ ना तो कुछ हम लोग उसमें का एसेट्स निकाल करके बेच दिए, समझ गए। तो कैसे डिक्रीज हुआ, एसेट्स निकाल के बेच दिए तो वो तुम्हारा अकाउंट, मतलब कि कहीं ना तो कहीं कैश तुम्हारा लग गया, तो उस केस में क्या करोगे, उसको आउटफ्लो दिखाओगे। इंक्रीज इन एसेट्स, सॉरी, इंक्रीज इन एसेट्स के रूप में कहीं ना तो कहीं तुम्हारा कैश उसमें लग गया, इन्वेस्ट हो गया, तो इसलिए उसको आउटफ्लो दिखाओगे।
डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स यानी कि एसेट्स तुम्हारा डिक्रीज हुआ, यानी कि कहीं ना तो कहीं तुम्हारा कैश फ्लो क्या हो गया, तुम्हारा कैश फ्लो यानी कि कैश तुम्हारा क्या हो गया, कहीं ना तो कहीं रिसीव हो गया। रिसीव हुआ तब ना तुम्हारा एसेट्स क्या हो गया, यानी कि एसेट्स को कहीं ना तो कहीं बेच करके हम लोग पैसा ले आए, तो इनफ्लो। और एसेट्स को अगर खरीदने के लिए कहीं पैसा लगा दिए, एसेट्स इंक्रीज जनरल केस में क्या होता है उसको सोचो, सब समझ में आ जाएगा। इंक्रीज कब होता है, पैसा लगाओ एसेट्स लेकर के आओ, पैसा लगाओ एसेट्स लेकर के आओ। तो पैसा लगाने को इंक्रीज इन एसेट्स, पैसा निकालने को डिक्रीज इन एसेट्स, समझ गए। उस तरीका से सोचो। तो हम लोग का एडजस्टमेंट्स क्या आएगा यहाँ पर, तीसरे एडजस्टमेंट में चेंज इज वर्किंग कैपिटल में, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला इंक्रीज इन करेंट एसेट्स होता है तो उसको क्या करना है, प्लस या माइनस, बताओ प्लस या माइनस। इंक्रीज इन एसेट्स हुआ यानी कि हम लोग पैसा खर्चा करके एसेट्स लेकर के आए हैं, इंक्रीज किए हैं एसेट्स को पैसा खर्चा करके, तो उस केस में जब खर्चा हुआ यानी कि आउटफ्लो हुआ है तो उसको क्या करेंगे, माइनस। जस्ट इसका उल्टा डिक्रीज इन एसेट्स, करेंट एसेट्स प्लस करेंगे। तीसरा इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब तो एक तुम देखो पकड़ लो और उसका जब एग्जाम दे रहे हो ना, एक को पकड़ लो, एक माइनस हो गया ना, जस्ट उसका उल्टा उल्टा सब करते जाओ। यहाँ देखो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस। और यहाँ पर इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस। इस भी तरह से कर लो, ठीक है। कुल एक को पकड़ो, बाकी सबका उल्टा 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 करते जाओ, ठीक है। तो चौथा डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी क्या करेगा, माइनस। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो हम लोग का एक ठीक ठाक क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो कुछ कुछ और बात रह गया है, मतलब और थोड़ा बात रह गया है, उसको कल क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसको रिपीट करेंगे और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग पूरा का पूरा लगभग ऑपरेशनल एक्टिविटीज को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाबा, टाटा।